नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, कई ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों के बारे में इस देश की स्थापित मीडिया बड़ी सेलेक्टिव तरीके से बात करती है। जब मैं इस देश की स्थापित मीडिया की बात कर रहा हूं तो मेरा मतलब होता है लुटियन जोन की मीडिया से, यानी नोएडा सेक्टर 16 की मीडिया से, फिल्म सिटी की मीडिया से। ऐसे ही एक राज्य में है वेस्ट बंगाल। आप सोचिए, वेस्ट बंगाल में महिलाओं के दमन की कथा जिस तरीके से सामने आ रही है संदेश खाली के बहाने। शाहजहां शेख नाम का टीएमसी का गुंडा आज भी पुलिस की गिरफ्तारी से दूर है, गिरफ्तार नहीं हुआ है। गिरफ्तारी ममता बनर्जी किनकी कर रही हैं? छोटे मोटे छुटभइये नेताओं की गिरफ्तारी की जा रही है। हाँ, ममता बनर्जी की पुलिस, वेस्ट बंगाल की पुलिस अगर कोई सर्वे कमेटी जा रही है उसको रोकने में बड़ी तत्पर है। यहां तक कि मानवाधिकार की टीम को भी रोकने में बड़ी तत्पर है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी जो उनकी विपक्षी पार्टी है, उनके लोगों को अगर वो प्रताड़ित कर रही हैं तो ये कोई बड़ी बात ममता बनर्जी की राजनीति के लिए नहीं है। वेस्ट बंगाल पर हम लगातार बात कर रहे हैं रूपक पांजा जी से। आप सभी उनसे परिचित हैं प्रारब्ध के इस मंच पर। और हमारे प्रयास यही होता है कि जब हम किसी घटना पर, कहीं घटना विशेष या स्थान विशेष की घटना पर बात करें तो कम से कम वहां के किसी नुमाइंदे के जरिए आपको वहां की स्थिति का आकलन करा सके। तो एक बार फिर रूपक जी हमारे साथ हैं। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं रूपक जी का। रूपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। स्वागत है रूपक जी आपका, बहुत बहुत नमस्कार। सबको नमस्कार मेरी तरफ से भी। जी रूपक जी, क्या मैंने ये शुरुआत में सही कहा कि वेस्ट बंगाल को कुछ ऐसी नेमत हासिल है स्थापित मीडिया से, और खास तौर से 32 साल जहां पर वाम मोर्चे की सरकार रही, जहां लेफ्टिस्ट सरकार रही, और उसके बाद 1 दशक से ज्यादा सेम पैटर्न पर ममता बनर्जी राज करते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा क्या होता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि संदेश खाली जैसी घटना कहीं किसी उत्तर प्रदेश, किसी बिहार, किसी राजस्थान, किसी हिमाचल जैसे प्रदेश में होता, और खास तौर से ऐसे किसी प्रदेश में होता जहां भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार चल रही होती, तो क्या स्थापित मीडिया में ये शांति होती? क्या देश के विमर्श में ये शांति होती? क्या महिलाओं की इज्जत के लिए इतना सन्नाटा किसी विपक्षी पार्टियों में होता? जब मैं विपक्षी पार्टी कह रहा हूं तो मैं कांग्रेस कह रहा हूं, इंक्लूडिंग सारे कह रहा हूं। संदेश खाली पे ये बात बिल्कुल सही है रूपक जी कि अगर कोई पार्टी आवाज उठाते हुए दिख रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी दिख रही है, लेकिन उसकी बात को ये कहा जा रहा है कि वो पॉलिटिसाइज कर रही है। आप वहां के नागरिक हैं, आप ग्राउंड पर स्थितियों को देख रहे हैं। क्या लगता है आपको संदेश खाली की स्थिति अब क्या है? बंगाल में महिलाओं के इन दमन से शुरू हुई जो महिलाओं की क्रांति है, उसकी बंगाल में क्या स्थिति है, बताइए जरा। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी पॉलिटाइज नहीं कर रहा। अगर इसका हर चीज में पॉलिटिक्स देखने जाएंगे तो हाई कोर्ट भी पॉलिटाइज कर रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट ने शेख शाहजहां को गिरफ्तार का निर्देश दे चुका है। तो हर चीज में पॉलिटाइज नहीं दे सकते हैं। आवाज तो किसी को उठाना पड़ेगा। हाँ, ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सबसे तेजी से आवाज उठा रहा है। यहाँ पर तो बहुत सारे पार्टियां थे, कम्युनिस्ट वाले भी बहुत सारे हैं, उसमें तो बहुत सारे महिलाएं भी हैं जो जिसको माना जा रहा है आगे चल के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को संभालेगा। क्यों नहीं, आज क्यों नहीं देखा वो लोग? आज क्यों नहीं देखा? कल एक फेसबुक में डिबेट हो रहा था, कोई है कम्युनिस्ट पार्टी में, नाम लेना नहीं चाहता हूँ, तो किसी ने पोस्ट किया उसको, तो मैं अभी तक नहीं देख रहा हूँ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जा रहा है। तो वो बोला नहीं, वो गया हुआ था, छुप छुप के गया हुआ था, बुरके पहन के गया हुआ था। तो फिर किसी ने वहां पर कमेंट डाला, हाँ कम्युनिस्ट पार्टी तो बुरके पहन के ही जाएंगे, जो मीडिया में आने के लिए हमेशा छटपटाते हैं वो छुप छुप के बुरके पहन के जाएंगे संदेश खाली का घटना को देखने के लिए। तो पॉलिटाइज अगर लगता है किसी को तो हो रहा तो हो रहा, लेकिन अगर महिला के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए अगर कोई आवाज उठा रहा तो भारतीय जनता पार्टी। मेरा उम्र 37 साल हो चुका है, पांडेसर में जन्मा हूँ, पांडेसर में पला बड़ा हूँ, सब कुछ पांडेसर में ही है, और मैं नौकरी भी पांडेसर एरिया में ही करता हूँ। मैं छोटा सा देख रहा हूँ कि यहाँ पर पांडेसर का एक्चुअली बोला जाता है सोना का चिड़िया। ये जो गोदी मीडिया है, जिंदगी में मैं इतना बड़ा हो गया, पिछले 2 साल के अलावा, 2 साल से पहले जाएंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे, अभी भी बहुत सारा न्यूज नहीं जाता है। पांडेसर विधानसभा में कोई मीडिया आता ही नहीं था। छोटा छोटा घटना बोल रहा हूं, उस टाइम कम्युनिस्ट पार्टी क्षमता में थे, पावर में थे। कोलियारी में एक्चुअली हमारे जो बंगाली समाज है पहले नौकरी नहीं करना चाहता था, क्योंकि अंडरग्राउंड में जाना पड़ता था, थोड़ा खटाली वाला काम है,
कष्ट थोड़ा होता था, तो बंगाली लोग पहले जाना नहीं चाहता था। फिर जब ये सरकारी हो गया 86 में, इंदिरा गांधी का टाइम में, तो उस टाइम क्या हुआ, सैलरी में भी थोड़ा बढ़त आया, 8 घंटा का ड्यूटी होने लगा, तो आदमी को लगा नहीं ये सेफ जगह है। तो कम्युनिस्ट का टाइम में क्या हुआ कि उस टाइम जो लोग नौकरी करने आया हुआ था, ज्यादातर यूपी, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से पिछड़े हुए जनजाति उपजाति से। तो यहां पर क्या हुआ, जो लोग पिछड़े हुए जनजाति उपजाति आए हुए हैं, उन लोग को तो जस्ट मतलब इस तरह से यूज किया गया था एक समय मतलब कोलियारी में, उसको तो इंसानी नहीं समझा जाता था। तो उस समय क्या हुआ कि बहुत तरह कम्युनिस्ट का टाइम में कम्युनिस्ट के विधायक सांसद मिलके यहाँ पे जो बाहर से काम करने आए हुए थे, मतलब इसको बोल रहा हूं, इसको बढ़िया से सुनिए, इसको सुनना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा, पूरा भारतवर्ष को जानना पड़ेगा। जो पिछड़े हुए जनजाति उपजाति वो लोग आया हुआ था, पूरा परिवार को खत्म कर दिया और ईसीएल का मैनेजमेंट के साथ सेटिंग करके अपना परिवार का उसका वोटर कार्ड बनवा के उसका बेटा कहला के फिर ज्वाइन किया। ऐसा एक केस नहीं, हमारे कोल्ड फील्ड में ऐसा हजारों केस है जो अभी भी आपको मिलेगा, जिसका टाइटल सरनेम से आपको पता चलेगा, इसका पापा का सरनेम अलग है, बेटा का सरनेम अलग है। कैसे हो गया, क्यों हो गया? रूपक जी, बोलिए। रूपक जी, मैं यहाँ आपको रोक रहा हूँ। दर्शकों, आप रूपक जी जो बता रहे हैं, जो सच बता रहे हैं, उसकी गंभीरता हमारे दर्शक समझ रहे होंगे। रूपक जी ये कह रहे हैं कि वहां जो कोयलरी यानी कोयला की खदानों में शुरुआत में जब उसको प्राइवेटाइज से वापस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाया गया, उसका राष्ट्रीयकरण किया गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आज का झारखंड और ऐसी जगहों से वहां मजदूर गए और उनके साथ कामरेडों ने ये किया कि उनके पूरे परिवार को खत्म करके उनके नाम पर खुद नौकरियां की। ये आप कह रहे हैं? एकदम। और ये अभी भी आपको मैं प्रूफ दे सकता हूँ, आप मीडिया लेके एकदम सामने आइए, मैं एकदम प्रूफ दे दूंगा कि दे दूंगा कि उसका पिताजी का नाम क्या है, वो किस नाम पे नौकरी कर रहा है, अपना बेटा बेटी का किस नाम से आधार कार्ड वोटर कार्ड बनवा चुका है। मैं विदाउट प्रूफ कोई बात नहीं करता हूँ कैमरे का सामने। तो इस तरह का माहौल यहाँ घट हो चुका है कम्युनिस्ट का टाइम में। और ये धीरे धीरे एक धारक और भाग, ये दोनों चीज तृणमूल भी लेके चल रहा था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी 14 के इलेक्शन के बाद फिर 19 में जब वापस आया, तो इस सब चीज थोड़ा बहुत धीरे धीरे खत्म होने लगा। और भी मैं बहुत सारा कहानी बता रहा हूं। पांडेसर विधानसभा को स्पेशली कहा जाता है सोने का चिड़िया। ये जो अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, ये जो कोयला का सिंडिकेट, सैंड का सिंडिकेट, ये कहां से तैयार हुआ है? ये पैसा कहां का है? ये हमारा विधानसभा का है, पांडेसर विधानसभा का है। और आप यही पांडेसर में आइए घूमने। अगर हल्का सा बारिश हो गया ना भाई साहब, तो अब साइकिल लेके पार नहीं हो पाएंगे गांव गलियान में। और यहाँ का पैसा से कलकत्ता को लंदन बनाया जा रहा है, अपना जेब भरा जा रहा है। यही पैसा अर्पिता का माध्यम से पार्थो चट्टोपाध्याय का फ्लैट से मिल रहा है, ये हमारा ही पैसा मिल रहा है। आप आइए खुद आके देखिए, पांडेसर विधानसभा नहीं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे विधानसभा है जो आज तो संदेश खाली कम से कम हाईलाइट में आया है। पांडेसर कब हाईलाइट में आएगा? इससे पहले भी तो 5 जब यहाँ पर तो तृणमूल के विधायक थे, ये दोबारा सेकंड टाइम तृणमूल का विधायक है। पहले जो विधायक थे उसने क्या किया पांडेसर के लिए? कुछ नहीं किया है। सिर्फ कोयला और बाली से पैसा कमा के, पैसा से दुबई में होटल बना के रखा है, झारखंड में रिसोर्ट बना के रखा है। इस तरह का व्यक्ति लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। 21 के इलेक्शन के बाद, 21 का इलेक्शन का समय नहीं, मैं बता रहा हूं 2019 लोकसभा इलेक्शन के समय, तृणमूल का एक उस टाइम का एमएलए नहीं, उस टाइम का गुंडा, उसको मैं गुंडा कहता हूं, आरएसएस के एक स्वयंसेवक को घर से किडनैप करवा लेता है। आप समझ सकते हैं कितना नीचे उतर सकता है ये तृणमूल दल? आरएसएस के एक स्वयंसेवक को घर से किडनैप करवा लेता है, शाखा बंद करवा देता है, शाखा नहीं कहीं चलने देता था उस टाइम। हर उस टाइम तृणमूल का पहली बार पांडेसर से एक विधायक बना हुआ था। अभी जनाब भारतीय जनता पार्टी में है, हर शाखा को बंद कर दिया था। 21 के इलेक्शन के बाद क्या हुआ? विधानसभा इलेक्शन के बाद नहीं, उसी टाइम
21 विधानसभा से पहले ही हमारा एक गांव है पाटसौड़ा। पाटसौड़ा में जो घटना हुआ है, मैं कहता हूं, हर जगह में कह चुका हूं, ये भारतवर्ष में सबसे घृणतम घटना है जिसको मीडिया ने दिखाया नहीं गया है। एक आईसी को बुलडोजर से सर पे मारा गया था, प्री प्लान करके टीएमसी ने मारा था। उस टाइम तृणमूल का विधायक, पढ़ा लिखा गुंडा जिसे मैं कहता हूं, बढ़िया से केस बना के भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को जेल में डाला। उसमें से 4 व्यक्ति जेल में ही मर गया। इससे घृणतम घटना हो सकता है पूरा भारतवर्ष में जिसको कोई मीडिया ने दिखाया नहीं? क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि यहां पर अगर दिखा देगा तो पांडेसर में सोने का चिड़िया है, सोने का अंडे देने वाला बतख है, सबको पता चल जाएगा। फिर मीडिया यहां घुसने नहीं दिया गया किसी को। अगर आया भी था तो उसका मुंह बंद कर दिया गया, या तो पैसा देके या फिर डरा के धमका के, क्योंकि हर न्यूज वाला मीडिया वाला खराब नहीं होता। अगर खराब होता तो आज भारतवर्ष आगे नहीं उठ पाता। कुछ तो बढ़िया है जिसको डरा के धमका के उस टाइम न्यूज दबाया गया। सबसे घृणतम घटना था उस समय। भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्य हैं, जो कर्मी हैं, उनको गांजा का केस पहले भी बोल चुके हैं, ड्रग्स का केस क्या नहीं दिया गया? घर में रह नहीं सकता था उस टाइम। अब आए 21 के इलेक्शन के बाद। 21 के इलेक्शन के बाद हमारे एक कार्यकर्ता थे नयन दास, बूथ प्रेसिडेंट थे, माँ बाप का एक लौता लड़का, 23-24 साल उम्र। राइफल होता है, पुलिस का जो राइफल होता है, उसका पिछला हिस्सा देके सर में इस तरह से मारा गया, बिना ट्रीटमेंट के। ट्रीटमेंट का भी पैसा अगर भारतीय जनता पार्टी देने चाहा तो पैसा लेने नहीं दिया उस टाइम तृणमूल के गुंडाओं ने। अपना सांसें तोड़ दी नयन दास ने। हमारे जो मंडल प्रेसिडेंट लोग थे उस टाइम, सबका घर लूटा गया है, दुकान लूट लिया गया है। विथ प्रूफ भी आपको दे सकता हूं। दिन के समय एक मोबाइल का स्टोर था, मोबाइल था, फ्रिज था, सब तक किस तरह से हर सामान को चोरी किया, चोरी। एक केस तक थाना में दर्ज नहीं कर पाए हम लोग। इस तरह का माहौल पांडेसर में है। आज तो फिर भी संदेश खाली हाईलाइट में आ रहे हैं, पांडेसर कब हाईलाइट में आएगा? और यही पांडेसर में टिकट पाने के लिए हर कोई उतावला रहते हैं, चाहे टीएमसी वाले हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी वाले हो, चाहे सीपीएम वाले हो, कोई भी, क्योंकि यहाँ सोने के अंडे देने वाला चिड़िया रहता है। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम इस सोच के उभर के आए और पांडेसर से लखन घुरुई, अग्निमित्रा पाल, अनूप साहा, चंदना बावरी जैसा कैंडिडेट को सिलेक्ट करे कि इस तरह का माहौल आगे चल के पांडेसर में तैयार ना हो। बिल्कुल। आपने रूपक जी जो बातें बताई वो अपने आप में डराने के लिए इतना काफी है। अच्छा, आपने एक चीज कहा कि उसके पहले तो भाई ममता बनर्जी, आज पिछले 2 टर्म, उनका तीसरा टर्म, ठीक है। उसके पहले लगभग 3 दशक से ज्यादा तो वहां कम्युनिस्टों की सरकार रही। तो उस समय तो भारतीय जनता पार्टी कहीं अस्तित्व में ही बंगाल में उतनी ज्यादा नहीं थी। उस समय ग्राउंड पर इनका विरोध या इनके साथ लगने वाला क्या निर्विवाद यह काम किया 3 से ज्यादा दशकों तक कम्युनिस्टों ने? क्योंकि उस समय ममता बनर्जी कांग्रेस में थी। कांग्रेस में रहते हुए क्या कभी कम्युनिस्ट की उन तमाम गतिविधियों के खिलाफ कांग्रेस बंगाल की राजनीति में विपक्ष के तौर पर खड़ी हुई दिखाई देती थी? जरा ये बताइएगा। ठीक है, कांग्रेस का साथ वामपंथियों का एक अच्छा संपर्क था। हाँ। जब तृणमूल दल पार्टी उभर के आया तो उस समय हमारा यहाँ पर और एक घटना घटी थी। बाजदेवपुर बोल के एक गांव है हमारे। क्या मेरा आवाज आ रहा है आपके पास? जी जी, कोई दिक्कत नहीं, बोले आप। बासदेवपुर बोल के एक गांव है हमारे यहाँ पर। कम्युनिस्ट का टाइम में उसका बोलबाला चल रहा है। बाहर से लोग ला के पुलिस कैडर के द्वारा पूरा गांव में आग लगाया गया। घर से लड़की को, औरत को निकल के बलात्कार किया गया है। और वहां पर से अजय रिवर पार होता है, उस अजय रिवर का बालू में सबको गाड़ दिया गया है। और बहुत सारा आदमी ऐसे थे कि जानबूझ के बालू झाप लिया कि मुझे मुर्दा समझ के छोड़ दे। सीपीएम का टाइम में आज से 15 साल पहले इस तरह का, 14-15 साल पहले इस तरह का घटना पांडेसर विधानसभा उस टाइम वो था। अभी कांसा विधानसभा पड़ रहा है, ये पश्चिम बर्धमान में ही पड़ रहा है। इस तरह का घटना यहाँ घट चुका है जो पूरा भारतवर्ष को मालूम नहीं है, जो मालूम होना चाहिए। संदेश खाली में हो रहा, ये चीज भी जैसे बाहर जा रहा है, हम लोग को अच्छा लग रहा है कि कम से कम भारत में कोने कोने में बंगाल का खबर जा रहा, चारों ओर से सपोर्ट मिल रहा है। ये हमारे यहाँ भी ये सपोर्ट मिलना चाहिए।
और हम लोग उस टाइम सोचे थे कि तृणमूल आके कम से कम उस दोषियों का कुछ खिलाफ कुछ स्टेप लेंगे, लेकिन नहीं, फिर वही व्यक्ति लोग तृणमूल में आ गया, और तृणमूल में आके फिर वही राज, फिर शेख शाहजहां जैसे काम होने लगा। शेख शाहजहां आज कहां से आया? शेख शाहजहां उस टाइम सीपीएम करते थे। एक दिन गया सडनली, एक दिन मुकुल राय गया, स्टेज में बुला लिया शेख शाहजहां को, और वहां पर संदेश खाली ब्लॉक का ब्लॉक प्रेसिडेंट बना दिया। इस तरह से ही चल रहा है। बिल्कुल। और रूपक जी, जो कुछ भी आप बता रहे हैं वो जैसा चल रहा है, आखिर संदेश खाली के बहाने कम से कम इतना तो हुआ है कि पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। अच्छा, अब हम जरा संदेश खाली की महिलाओं ने जो एक विद्रोह किया, मैं तो उसे लगातार महिला विद्रोह कह रहा हूं, मैं लगातार उसको महिलाओं की सशस्त्र क्रांति कह रहा हूं, क्योंकि महिलाओं ने एकदम अपना एकदम। हथियार चुना है जूते चप्पलों को, महिलाओं ने अपना हथियार चुना है लाठियों को, महिलाओं ने अपना हथियार चुना है झाड़ू को। ये एक संकेत भी होता है कि जो पापी हैं, जो दुष्कर्मी हैं, हम उनका स्वागत जूतों से करेंगे और ऐसी गंदगी को झाड़ू से उठा फेंकेंगे। लेकिन उसी के साथ संदेश खाली की महिलाओं ने यह भी संदेश दिया है रूपक जी कि अगर हमें अपने अस्मिता की रक्षा के लिए लड़ाई करनी पड़ी और लड़ना भी पड़ा तो लाठी भी हमारे हाथ में है, और ये काम करके संदेश खाली की महिलाओं ने दिखाया है। अब मैं जानना दिखाया चाहूंगा कि एकदम देखिए, एकदम। ममता बनर्जी कितना कर रही हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन कितना कर रहा है, अगर कर रहा हो तो शाहजहां शेख आज इतने दिनों के बाद आज भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। उन्होंने 17-18 गिरफ्तारियां दिखाई हैं, वो गिरफ्तारियां कैसी हैं वो आपको भी पता है, दर्शकों को भी पता है। तो बहुत सारे हलकों में ये बात चलती है कि आर्टिकल 356 वहां लगा दीजिए, ममता बनर्जी की सरकार को हटा दीजिए। लेकिन आप अगर पूरा एक उम्र जोड़ें तो 33 साल वहां पर कम्युनिस्टों के शासन के और 12 साल ममता बनर्जी के, ये लगभग 50 साल, लगभग एक 50 साल, यानी वो बच्चा जो वहां पैदा हुआ होगा आज जो 50 साल की लगभग लपेटे में उम्र वाले हैं बंगाल के समाज में, उन्होंने बंगाल की स्थिति ऐसी ही देखी है। आपने अभी बातचीत में कहा कि आपकी उम्र 37 ईयर्स है, तो आपने तो जब से, या आपके हम उम्र के लोगों ने जब से होश संभाला होगा रूपक जी, तब से तो बंगाल ऐसा ही दिखा है कि जिसको जब मन आ रहा है सत्ताधारी वो आके लूट के चला जा रहा है। क्या तो कम्युनिस्ट रही, क्या ममता बनर्जी रही। ऐसे में बंगाल के समाज में जो ये ठगे जाने की स्थिति है ना, तो संदेश खाली का संदेश बंगाल के और बाकी इलाकों तक कहां कहां तक पहुंचा है, जरा इसका कुछ अपडेट हो आपके पास तो दें। ये संदेश खाली में जो घटना घटी है, और जहां वहां पर जिस तरह से नारी विद्रोह, जिसको आप बोलना चाह रहे हो, जो नारी विद्रोह उठा है, ये बंगाल के हर कोना कोना में जा चुका है। और सिर्फ संदेश खाली में ही नहीं, हम कल का जो घटना घटी घटी है हावड़ा में, वहां पर भी वहां का महिला भी सब झाड़ू, लकड़ी डंडा सब लेके निकला हुआ था। रूपक जी, तो रूपक जी, हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत कम कवर कर रही है। हावड़ा में क्या घटना हुई है? आपने जिस कल के हावड़ा की घटना का जिक्र किया, जरा उसको थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा। हावड़ा में किस तरह की हावड़ा में घटना भी हुई? वही, हावड़ा में भी सेम चीज, मतलब आपका जमीन यहाँ पर एक्चुअली लैंड माफिया ये सब आपका जमीन हड़पने का काम करता है। जबरदस्ती देना होगा, या तो डरा के लेगा या कम दाम दे के लेगा, लेकिन वो जमीन उसको चाहिए। फ्लैट के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे आदमी को लूटा जा रहा है। तो अभी वहां का आदमी जाग रहा है धीरे धीरे। वहां का औरत लोग सब जितने थे, महिला जितना थे, कल निकली हुई थी, खदेड़ के भी गया हुआ था। तो ये सिर्फ संदेश खाली स्टार्टिंग दिया है। मैं बार बार वहां का जो नारी शक्ति है वहां के, मैं उसको नमन करता हूँ। और इसके माध्यम से आज पूरा बंगाल में नारी शक्ति जाग चुकी है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि एक काउंसलर का मिसेज, तृणमूल कांग्रेस का काउंसलर का मिसेज भी कह रहा है कि मुझे शर्म लगता है कि मेरा पति टीएमसी करता बोलने के लिए। तो यानी कहीं ना कहीं जाग रहा है। अब कहीं पर डंडा लेके निकल रहा है, झाड़ू लेके निकल रहा है, चप्पल लेके निकल रहा है, और कहीं पर हम वोट का माध्यम से महिलाएं इसका परिवर्तन लाएंगे। ये बड़ी बात है, और इस बात की गंभीरता को मुझे लग रहा है कि हमारे दर्शक प्रारब्ध के समझ रहे होंगे कि कोई आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हर जगह हर मिजाज में सड़क पर ही निकल जाया जाए। हालांकि सड़क पर निकल के एक नेतृत्व संदेश खाली की महिलाओं ने दिखा दिया है, लेकिन जिस लोकतांत्रिक पैटर्न में हम रह रहे हैं, जो व्यवस्था हमने अपनाई है रूपक जी, उसमें आखिर जो ईवीएम है, जो मतदान है, वही ये परिवर्तन कराएगा। अच्छा, एक बंगाल के समाज
के तौर पर मैं ऐसे ही सोचता हूँ, मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ कि अगर मैं बंगाल में हूँ और मान लीजिए कि 32 साल कम्युनिस्टों ने हमें ठगा, उसके बाद जिस ममता बनर्जी से हमने न्याय पाने की उम्मीद की थी और उस उम्मीद में हमने आज के 10-12 साल पहले ममता बनर्जी को लेके आ गए, उनसे भी हमें धोखा मिला। क्योंकि जो नागनाथ हमें कम्युनिस्टों के समय डस रहा था, वही नागनाथ कपड़े बदल के तृणमूल का कपड़ा पहन के यहाँ पे हमें डस रहा है। ऐसे में बंगाल का समाज राजनीतिक परिवर्तन के रूप में अब किससे आस लगा के बैठा हुआ है और जिससे वो आशा लगाए है उसको कैसी तैयारी करनी चाहिए, एक सवाल। दूसरा, क्या बंगाल के समाज की आशा को पूरी करने के लिए जो भी अब तीसरा विकल्प वहां जनता के सामने है, तो वो विकल्प खुद को तैयार कर रहा है उस आशा के अनुरूप? देखिए, सबसे पहला तो कहना है कि बंगाली समाज के लिए कि जैसा करनी वैसा भरनी। कम्युनिस्ट सरकार ने कहीं ना कहीं यही बंगाल के समाज के कुछ आदमी, कुछ हिस्सा इसको 35 साल रहने में मदद किया था। ये तो हम बोल ऐसे नहीं, ऐसे ही रह गया तो नहीं बोल सकते थे। जिसका प्रभाव अभी भी दिखता है, जो तृणमूल से भी ज्यादा प्रभाव उसका दिखता है। तो ये 35 साल में क्या किया, जो हमारा सिस्टम है, इको सिस्टम, संस्कृति, एडुकेशन, कल्चर, इसको पूरा इस तरह से खत्म किया कि हमारे जनरेशन के जो थे, इसको समझते समझते समय आधा उम्र अपना पार कर चुके थे। मतलब आपको पढ़ाया गया है गलत, आपको दिखाया गया है गलत, तो आप एक चीज को कुछ दिन क्या बोले, गेबल्स जो हिटलर के जो सेनापति थे, गेबल्स ने लोग बात कहा था ना कि एक ही सच को बार बार दोहराया जाएगा, बार बार दोहराया जाएगा, तो ये चीज आपको सच लगने लगता है। तो ये चीज बंगाल में हुआ था। अब धीरे धीरे जो जनरेशन है, ये आज का जो जनरेशन है, कम से कम तो मैं आज से 5 साल पहले भी, 5 साल पहले नहीं, मैं कुछ दिन पहले भी गया हुआ था। जैसे हमारे यहाँ दुर्गा पूजा का मेला बढ़ता है, काली पूजा में मेला बढ़ता है, बहुत सारा मेला वगैरह होते हैं, बुक फेयर होते हैं। तो वहां पर हिंदुत्ववादी जो बुक है वो बिकता ही नहीं था। और हम ही लोग जो है, हम ही लोग बोलते थे अरे ये लोग कहाँ से आ जाता है। वहीं पर अब अदर्स जो होते थे, कम्युनिस्ट वाले, अदर्स जो होते थे, मौलवादी वाले, ये लोग को किताब का एक सेल वगैरह था। लेकिन आज ही देखने में मिल रहा है, आज ही देखने को मिल रहा है कि हिंदुत्ववादी जितना संगठन अपने किताबें लेके मेले में जाते हैं, उनका सेल बहुत हाई है। और आज का युवा समाज जो प्लस पॉइंट है, आज का युवा समाज हिंदुत्ववादी हो रहे हैं, हिंदुत्व को समझ रहे हैं। यहाँ का जो तृणमूल का कुछ नहीं है, यहाँ पर जो था वामपंथी, कोई वामपंथी ही था। तो सोच क्या हुआ, जो हमारे पापा थे, उनके पापा थे, तो यहाँ पर सोच धीरे 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 अब हिंदुत्व की तरफ जा रहा है। तो यंग जनरेशन जो है, ये तीसरा मोर्चा बोल रहे हैं, तीसरा कुछ नहीं है, यहाँ पर एक ही है जो बंगाल को बचा सकता है, वो है भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ का जो युवा है, यहाँ पर आप 21 के इलेक्शन में भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा वोट युवाओं को गया था भारतीय जनता पार्टी को। तो यहाँ का युवा हिंदुत्ववादी हो रहे हैं। हिंदुत्ववादी होने का इफेक्ट क्या पड़ रहा है, समाज में भी पड़ रहा है, वोट बैंक में भी पड़ रहा है। और एक तो चीज आप समझ लीजिए, हमारा जो हिंदू सनातन संस्कृति है, ये सिर्फ धर्म नहीं है, ये आपका जीवन का व्यवहार को निर्माण करता है। और जब आप जीवन शैली में परिवर्तन लाएंगे तो समाज में परिवर्तन आएगा ही। जिस समाज में दिखाया जाता है कि हमारे पापा 5 को शादी करके लाए हुए हैं, तो उस समाज में किस तरह से सुधार आएगा। और जिस समाज में बताया जाता है कि हमारी पत्नी हमारे लिए सब कुछ है, इसका अलावा दूसरा कोई औरत के पास हम आंख उठा के भी देख भी नहीं सकते, तो हमारे बच्चे सीख रहे हैं कि औरत को किस तरह से इज्जत दिया जाए, सम्मान दिया जाए, तो समाज में परिवर्तन आएगा ही। बिल्कुल ठीक बात है। आपने वो 5 शादियों वाली बात की और आपने कहा कि दूसरी तरफ अरे साहब यहाँ तो 7 जन्मों का रिश्ता होता है ना? तो ये बात अब मुझे समझ में आई। रूपक जी, जब मैंने आपसे ये बात कही थी कि साहब कि वहाँ एक बंगाल के समाज में जो 50 साल के आसपास के लोग होंगे, उन्होंने तो ऐसा ही समाज देखा है, ऐसी ही राजनीति देखी है। तो वही आपने कह दिया कि हकीकत यही बात है कि शिक्षा व्यवस्था का बदल जाना, पूरे इकोसिस्टम का चेंज हो जाना, संस्कृति पर लगातार प्रहार होना, तो निश्चित तौर पर कमर झुक जाती है। और झुकी हुई कमर को सीधे होके और प्रधानमंत्री जो वो 56 इंच की अपनी छाती दिखाते हैं, तो उस छाती के सामने खड़ा करना और वो करना। अच्छा, अब इस चर्चा को समेटते हुए आपने एक अच्छा अपडेट दिया
और मुझे लगता है कि दर्शक बंगाल के बारे में, वहाँ की पृष्ठभूमि के बारे में, वहाँ के राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो हालात हैं उसके बारे में धीरे-धीरे प्रारब्ध के इस मंच पर दर्शकों रूपक जी के साथ हम शनय-शनय आगे बढ़ते चल रहे हैं। ये हमारे बातचीत का तीसरा क्रम है। रूपक जी, विधानसभा का चुनाव बंगाल में जब आएगा तब आएगा। लेकिन लोकसभा 2024 का चुनाव अब कुछ दिनों के बाद ही सामने खड़ा है। ऐसे समय में जब बमुश्किल 60 दिन, अब दिनों में कहा जा सकता है 60 दिन 65 दिन जितने भी चुनाव रह गए हैं लोकसभा 2024 के, ऐसे में संदेश खाली हो, चाहे आपने हावड़ा जैसे जगहों से उठते हुए असंतोष की बात बता दी, ममता बनर्जी ने जिस कम्युनिस्ट मॉडल को उठाकर 10-12 साल या 3 टर्म अपना पूरा ही कर लेंगी, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कहते, हमारा काम नहीं ये कहना कि 356 की हम मांग करें केंद्र से, केंद्र को समझ में आएगा वो करेगी, ये एक अपना केंद्र का डिसीजन होता है। लेकिन क्या बंगाल का समाज ये तैयार बैठा है कि लोकसभा विधानसभा का चुनाव तो जब होगा तब दीदी खेला होगा ही, खेला तो हम 2024 के लोकसभा चुनाव में ही बंगाल करके दिखा देगा और कम से कम अपनी इस भावना को ईवीएम के जरिए प्रस्तुत कर देगा। ऐसे में एक शंका निकल के आती है कि क्या फ्री एंड फेयर चुनाव सुरक्षा की दृष्टि से बंगाल में संभव हो सकेंगे? तो हमने पिछली बातचीत में भी बताया था कि 100 से ज्यादा, 125 के आसपास जो है सेंट्रल फोर्सेस वो होम मिनिस्ट्री ने वहां पर भेज दिया है, 7 मार्च तक वहां पहुंच जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि बंगाल में मतदान की स्थितियों में कुछ परिवर्तन होगा? फ्री एंड फेयर रिगिंग में कुछ कमी आएगी सेंट्रल फोर्सेस के होने से और इतने पहले होने से? एक तो ये, और दूसरा, क्या विधानसभा से पहले लोकसभा चुनाव में ही बंगाल का समाज ये जाहिर कर देगा कि अब वो अन्याय नहीं सहेगा? देखिए, सेंटर फोर्स तो भेज रहा है, ये बहुत बढ़िया बात है, लेकिन पश्चिम बंगाल के महिला ने प्रूव कर दिया है अब किसी फोर्स का जरूरत नहीं है, हम अपने वोट खुद दे सकते हैं। ये चीज हम लोग कुछ दिनों से देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से यहाँ का महिलाओं ने ये प्रूव कर दिया कि हमें कोई फोर्स का जरूरत नहीं है, हम अपना वोट खुद दे सकते हैं। और इस बार 24 पे एकदम फेयर वोट ही होगा। जिस जगह पर वोट में बाधा प्राप्त होगा वहां पर महिलाएं शस्त्र उठाएंगे, महिलाएं अस्त्र उठाएंगी। और हमारे यहाँ लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी कम से कम 25 से 30 सीटें यहाँ से निकाल के लेके जाएगी। ये तो एकदम सबको पता ही है, क्योंकि सिर्फ संदेश काली वाला घटना तो आज पहली बार कैमरा के सामने आया है। मैंने आपको कह चुका कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल बना हुआ था कि आदमी फूट के बाहर नहीं आ पा रहा था। जैसे आज पांडेवेश्वर में ही समझ लीजिए, जो आज पश्चिम बर्धमान के बात में आपको बोला हूं, इससे पहले किसी को पता नहीं था। और किसी ने अगर बोलने का कोशिश किया तो उसको आवाज को दबाया गया है। तो सेंट्रल फोर्स को तो धन्यवाद है ही है, नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद है ही है। और आदमी भी, भारत का जनता नहीं, पश्चिम बंगाल का भी जनता चाहता है कि सेंटर में मोदी जी रहे, क्योंकि मोदी जी ने क्या क्या काम किया है ये अब धीरे धीरे सबको पता चल रहा है। जो आप आदमी को गलत समझा रहे थे कि सबके राज्य दे रहा, राज्य दे रहा, एक तो कुछ दिन पहले उसने डिक्लेयर किया था कि 100 दिन का जो पैसा सेंटर नहीं देगा फिर भी मैं सबके अकाउंट में 22 तक घुसा दूंगा। फिर क्या हुआ? आज तक वो पैसा घुसा क्यों नहीं? क्योंकि ममता बेगम सिर्फ झूठ बोलती है, इसको झूठ के अलावा कुछ आता ही नहीं है। हर बार झूठ बोलती है, सिर्फ ममता बेगम नहीं, इसका पूरा टीम, इसका काम यह झूठ बोलना। और 24 के इलेक्शन के बाद ये टीएमसी पार्टी रहेगा ही नहीं। ये बात पहले भी शुभेंदु अधिकारी कह चुके थे, और ये बार ये बंगाल का आदमी जानता है और मैं भी कहना चाहता हूँ, 24 के इलेक्शन के बाद, क्योंकि देखिए कुछ व्यक्तियां है उस पार्टी में जिसका अंदर इंसानियत बचा हुआ है, इंसानियत बचा हुआ है। 24 के इलेक्शन के बाद वो सब हमारे साथ आएंगे और भारतीय जनता पार्टी का हाथ मजबूत करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आते ही उसको टिकट वगैरह दिया जाएगा, ये सब मेरा काम नहीं है, ये सब सोचने का काम है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी हैं, राजनाथ सिंह जी है, जेपी नड्डा जी हैं, ये काम हमारा नहीं है। लेकिन सबको आना पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और तीसरा कुछ यहाँ पर बंगाल में है ही नहीं, जो था वो खत्म हो चुका है। जो जानता है, जो लोग अभी बोल रहा है कि तीसरा बार हम लोग आएंगे, ये कम्युनिस्ट पार्टी, इसको बंगाल का आदमी तो कम से कम बहुत दूर में रखा है, एकदम बहुत दूर में रखा है, तो कोसों कोस दूर में रखा है। और 24 के इलेक्शन के बाद जब टीएमसी पार्टी का आधा आदमी, आधा विधानसभा हमारे पास होंगे, तो कहने का यह कुछ रखता नहीं है इलेक्शन 26 से पहले भी हो। ठीक बात, ठीक बात आपने रूपक जी कुछ बातें बड़ी साफ साफ कही।
और आपने एक नंबर दिया 25 से 30 सीटों का, यानी लोकसभा की 2024 में बंगाल से, ये दिखा देगा। उसके साथ ही आपने बड़े प्रैक्टिकल तरीके से ये बताया कि जिस तरीके से असंतोष ममता बनर्जी के इस तीसरे टर्म की सरकार के सामने खड़ा हुआ है, और 2024 के इस प्रतिरोध के बाद जो कि प्रतिरोध होगा, जो कि ईवीएम के थ्रू निकलेगा, मतदान के थ्रू निकलेगा, तो 2026 में जो बंगाल का विधानसभा चुनाव है वो बहुत पहले हो सकता है। और मुझे लगता है कि किसी भी ऐसी समस्या का निदान अगर बड़े स्वाभाविक तरीके से हो, अपने नेचुरल तरीके से हो, विधायी तरीके से हो, तो वो उसका अस्थायी समाधान होता है। ऐसे में कोई 356 लगा देना, कुछ दिनों के लिए हटा देना, फिर एक जबरिया पॉलिटिकल सिंपैथी गेन करने का मौका देना, ये कोई अस्थायी इलाज नहीं है। इस तरह की चीजें तो सत्ता लोलुप लोग किया करते हैं। कांग्रेस की तो खैर परिपाटी रही है कि उसने 356 का एकदम। कितना उपयोग किया है, कितना सदुपयोग किया है, हाँ, कितना दुरुपयोग दुरुपयोग किया किया है है। एकदम। बिल्कुल। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि रूपक जी के साथ जो बंगाल आधारित हमारी, बंगाल सेंट्रिक हमारी जो ये चर्चा चल रही है, उसमें आपको बंगाल के बहुत से ऐसे पहलुओं से रूबरू होने का मौका मिल रहा होगा, अवसर मिल रहा होगा। ये मुझे भी मिल रहा है कि मैं रूपक जी के जरिए बंगाल के समाज के राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इन सारी गतिविधियों पर एक धीरे-धीरे अच्छी समझ हमारी आपकी बनती जा रही है। इस बात के लिए रूपक जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय दिया। और रूपक जी की बात सबसे अच्छी, दर्शकों, इनका स्वागत इसलिए किया जाना चाहिए कि फील्ड में रहते हैं, बहुत सारा अनुभव है। ऐसा नहीं है कि अपने ड्राइंग रूम में ही बैठ के सारी चीजें कह देते हैं। जब बाहर से पूरी जानकारी इनके पास आती है, तब ये हमसे बात करने को तैयार होते हैं। तो रूपक जी, इसी तरह हमसे बातचीत का सिलसिला बनाए रखिए, ताकि बंगाल जो कि ज्ञानियों की धरती रही है, बंगाल जो समृद्धि, संस्कृति, कला, व्यवहार की जिंदगी रही है, की धरती रही है, वो अगर आज सांसत में है, मुसीबत में है, अपने बुरे दौर से गुजर रही है, तो शेष भारत कम से कम अपनी चिंताओं में शामिल कर सके, और तभी कर सकेगा जब उसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी शेष भारत को। प्रारब्ध ये अवसर आपसे हमेशा लेता रहेगा। तो दर्शकों, आज संदेश खाली की महिलाओं ने संदेश दे दिया है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। नारों और जुमलों पर किसी एक वैचारिकी का कभी भी कोई कॉपीराइट नहीं होता। कामरेडों की क्रांति हमेशा जल जंगल जमीन की फर्जी नारे बेचने की रही है। उनका कभी जनता से सरोकार नहीं रहा है। नारी चिंतन के नाम पर, नारी विमर्श के नाम पर, भारतीय संस्कृति के ठीक उलट नकारात्मक गतिविधियों में उनके नारी चिंतन, समान चिंतन, समाज का जा रहा चिंतन है। शामिल रहा है। लेकिन अब बंगाल यह सहन नहीं करेगा। राष्ट्रवाद को बंगाल ने पहले भी जिया है। उम्मीद करते हैं कि बंगाल अपनी कमर सीधी करेगा, और वो करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रूपक जी, एक बार फिर आपको प्रारब्ध की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, इसी के साथ हमें और रूपक जी दोनों को आज्ञा दीजिए आज के इस एपिसोड को आपको समाप्त भी करने का। बहुत धन्यवाद कि आपका माध्यम से कम बंगाल का आवाज बंगाल का बाहर भी जा पा रहा है। बिल्कुल रूपक जी, और ये सिलसिला कायम रहेगा। आपने देखा होगा पिछली तमाम चर्चाओं पर, जो भी दो चर्चाएं हमने आपसे किया, दर्शक लगातार कह रहे हैं इनसे चर्चा जारी रखिए, बुलाते रहिए। हम आपको बुलाते रहेंगे, और जनता की बेहद मांग पर प्रारब्ध के इस मंच पर आप आते रहेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। तो दर्शकों, इसी के साथ हमें और रूपक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम।